Hello, friends. In this audio lecture, I am going to talk about A.G. Gardiner's essay on saying please. इस essay में गार्डनर साहब ने बताया है कि किस तरह से प्लीज कहने से, शब्दों का अच्छा चुनाव करने से आप खुद को ही नहीं, आसपास के वातावरण को ही नहीं, पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। ये एक तरह का एक मैजिकल essay है और ये उस जमाने में लिखा गया था जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, बहुत तरह के युद्ध चल रहे थे। So he wrote most of his writings between 1900 and 1940-45. He died in 1946, just after the World War II was over. तो वॉर के टाइम पे, वायलेंस के टाइम पे उन्होंने एक तरह की नॉन वायलेंस की शिक्षा दी, गांधी जी की तरह। और ये बात भी सोचने लायक है कि वॉर के समय पे हमारा विश्वास आम बोलचाल में जो हम मैनर्स का यूज़ करते हैं, संस्कारों का यूज़ करते हैं, उससे हट जाता है। कि आपको कोई मारने आ गया तो आप ये नहीं देखेंगे कि आप उसको हाथ जोड़ें, उसको समझाएं। कोई आप पे अटैक करना है तो यू आर गोइंग टू अटैक हिम और इधर डिफेंड योरसेल्फ। लेकिन और इसी बीच गार्डनर साहब बताते हैं कि सिविलिटी का हमको पता होना चाहिए। तो आइए इस ऐसे की शुरुआत करते हैं। गार्डनर साहब पैराग्राफ 1 में इससे शुरुआत करते हैं, एक इंसिडेंट बताते हैं जिसमें एक आदमी को लिफ्ट का इस्तेमाल करके उनको टॉप फ्लोर पे जाना था। तो उन्होंने लिफ्टमैन से बोला टॉप, और सिर्फ टॉप का, प्लीज़ नहीं कहा। तो लिफ्टमैन को नाराज़गी हो गई और टॉप प्लीज़ उसने नहीं बोला तो उसको बाहर निकाल दिया। तो इसके बाद उसको फाइन पड़ा, उसके ऊपर कार्रवाई हुई। तो गार्डनर साहब कहते हैं कि ये सिर्फ एक ही बात थी कि यहाँ पर एक बदतमीज़ी हो गई थी। और गार्डनर साहब ये भी कहते हैं कि जो अमानवीयता है, बदतमीज़ी है, ये कोई लॉ द्वारा पनिश नहीं की जा सकती। इसके लिए कोई कानून नहीं बना है कि मैं आपसे तमीज़ से बात करूं या मैं आपसे बात करते वक्त अपनी टोन का ख्याल रखूं। इस तरह की कोई बात नहीं करता लॉ के जो भी नियम है वो एकदम डायरेक्ट है कि आप किसी को छुएंगे नहीं, किसी को आप सामाजिक रूप से उसकी छवि को ख़राब नहीं करेंगे। इस तरह के काफ़ी सारे लॉ हैं, लेकिन ये एक लॉ नहीं लिखता कि हम टोन का इस्तेमाल करेंगे, अपनी आंखें टेढ़ी नहीं करेंगे या भौहें ऊपर नहीं करेंगे इफ़ यू डू नॉट लाइक समवन। तो लॉ सिर्फ इतना कहता है कि आप किसी पे फिजिकली अटैक नहीं कर सकते। और गार्डनर साहब यहाँ पे यही कह रहे हैं अपने पहले पैराग्राफ में कि लॉ इज़ रीजनेबल हियर, कि लॉ पूरी तरीके से रीजनेबल है। क्यों है? क्योंकि अगर हम हर किसी को हाथ उठाएंगे, जैसे इस लिफ्टमैन ने हाथ उठाया, क्यों हाथ उठाया? क्योंकि उसको सिर्फ टॉप बोला गया, टॉप प्लीज़ नहीं बोला गया। तो हम इतनी छोटी छोटी बातों पे किसी को मारते रहेंगे तो हमारे जितनी भी नालियां हैं उनमें पानी नहीं बहेगा, खून बहेगा। आवर फिस्ट्स वुड नेवर बी आइडल एंड गटर्स ऑफ द सिटी वुड रन विद ब्लड ऑल डे। तो इस तरह से उन्होंने अपना पहला पॉइंट रख दिया। तो आगे वो बताते हैं कि जो भी हमारी कानून व्यवस्था है उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, उसके कुछ दायरे हैं। उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि मैं चाहूँ कि मैं कितना भी इम्पोलाइट हो सकता हूँ, मैं आपसे बिल्कुल भी बात नहीं कर सकता, मैं आपको के सामने एरोगेंट बिहेव कर सकता हूँ। हो सकता है कि मैं आपसे उस तरीके से सम्मानपूर्वक बात ना करूँ जिस तरह के आप अधिकारी हैं, और उससे आहत होकर के आप मुझ पर अटैक करते हैं किसी भी हथियार से या हथियार के बिना, तो मुझे लॉ प्रोटेक्ट करेगा और लॉ आपके खिलाफ कार्रवाई करेगा। वो ये नहीं कहेगा कि इन्होंने ठीक से बात नहीं की तो आपका हाथ उठाना जायज़ था मुझ पर। नहीं नहीं नहीं, आपने हाथ उठाया एंड लॉ विल टेक केयर ऑफ यू। लॉ आप पर बिल्कुल भी आपका जो अटैक है मुझ पर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं पूरी सोसाइटी में बदतमीज़ होने के नाम से जाना जाऊंगा, ये सिर्फ यही भोगूंगा मैं, और कुछ नहीं भोगूंगा। और आगे ये भी बताता है गार्डनर साहब कि जो कानून है वो मुझे प्लीज़ कहने के लिए कंपेल नहीं करता और मुझे पोलाइट रहने के लिए भी, जेंटलमैन बिहेवियर शो करने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं करता। गार्डनर साहब के शब्दों में कहें, इट डज नॉट रिकग्नाइज द लेसरेशन ऑफ आवर फीलिंग्स एज अ केस
for compensation as there is no allowance for moral and intellectual damages in those matters. Yes, कानून हमारी आहत हुई फीलिंग्स को नहीं देख सकता. Yes, अगर मेरा घर टूट जाए, कोई मेरी गाड़ी तोड़ दे, तो शायद मुझे कॉम्पनसेशन दे सकता है, लेकिन अगर किसी ने मेरी फीलिंग्स हर्ट कर दी तो उसके लिए कानून मेरी फीलिंग्स को कॉम्पनसेशन के लिए नहीं देखता. देयर इज नो अलाउंस फॉर मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल डैमेजेस इन दीज मैटर्स. तो ये उन्होंने कानून की सीमाएं बताई. आगे बढ़ते हैं. लेकिन ये कहते हैं कि जो हमारी फीलिंग्स पे जो नुकसान होता है दैट इज रियल. डैमेजेस आर रियल. जो हम जो आहत होते हैं, हमें जो चोट पहुंचती है हमारे मान सम्मान सेल्फ रिस्पेक्ट को, वो रियल है. कानून उसको रिकॉग्नाइज करे कि ना करे, लेकिन वो रियल है. अब देखिए, वो बताते हैं कि लिफ्टमैन वाज हर्ट एज इफ समवन किक्ड हिज शिन. अब वो लिफ्टमैन के बारे में बात कर रहे हैं कि लिफ्टमैन जिसने धक्का दिया था, हो सकता है कि वो उस आदमी के व्यवहार से उतना ही आहत हो गया हो जैसे कि किसी ने आपके पैर पे लात मार दी हो, पैर के आगे के भाग में, और उतना ही दर्द हुआ होगा जितना कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को होता है. और हाँ, वो ये भी कहते हैं कि जो पैर का तो दर्द 1, 2 या 3 दिन में चला जाएगा, लेकिन जो सेल्फ रिस्पेक्ट को जो दर्द होता है वो कभी नहीं जाता. और हाँ, पैर पे जो पड़ी है उसके लिए उसे लीगल सपोर्ट मिलता, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट पे जो मार पड़ी उसके लिए बिल्कुल नहीं मिलता. और उन्होंने ये भी कहा है कि जो हमारे जो सेल्फ रिस्पेक्ट को जो चोट पहुंचती है वो बहुत आगे तक जाती है. मेरे पैर पे किसी ने मार दिया, मेरे पैर तक सीमित रहा, दर्द मुझको हो रहा है, लेकिन अगर किसी ने मेरा मूड खराब कर दिया, किसी ने मेरा दिल दुखा दिया, तो वो हर जगह हर दुनिया में फैल जाता है. कैसे फैलता है, अब देखते हैं. उन्होंने 1-2 एग्जाम्पल दिए. तो उन एग्जाम्पल में उन्होंने बताया है कि लिफ्टमैन अगर उस आदमी को अगर अटैक नहीं करता या उस आदमी को बाहर नहीं फेंकता, तो वो क्या कर देता, वो अपना एंगर अपनी बीवी पे निकाल देता जब वो शाम को अपने घर पहुंचता. ये होता. दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, वो एक प्ले का एग्जाम्पल देता है, द राइवल्स प्ले बाय रेफरेंस टू द राइवल्स प्ले. इट वॉज अ कॉमेडी ऑफ मैनर्स बाय रिचर्ड ब्रिंसले शेरिडन. उसमें उसके प्लॉट में एक घटना है जिसमें सर एंथनी एब्सोल्यूट कैप्टन एब्सोल्यूट को झाड़ देते हैं, उसको डांट देते हैं. फिर कैप्टन एब्सोल्यूट को बुरा लगता है, वो सर एंथनी एब्सोल्यूट को तो कुछ कह नहीं सकते, तो वो अपने से नीचे के ओहदे वाले फैग को कह देते हैं कि भाई उसको भी डांट देते हैं, और वो फैग नीचे जा करके पेज बॉय पे अटैक कर देता है बातों से. तो एक चेन रिएक्शन बन जाती है, मैंने उसको कहा, उसने उसको कहा, फिर उसने उसको कह दिया. तो इट्स अ विशियस चेन रिएक्शंस जो कि शुरू हो जाती है. उसके बाद वो एक और एग्जांपल देते हैं. वो ये भी कहता है कि जिस आदमी ने कहा है टॉप, उस आदमी ने जिसने प्लीज नहीं लगाया, हो सकता है कि वो भी चिढ़ा हुआ हो सकता है कि उसे उसके एम्प्लॉयर ने गुड मॉर्निंग ना कहा हो. हम लोग परेशान हो जाते हैं अगर जो हमको रोज गुड मॉर्निंग कहता है एक दिन गुड मॉर्निंग ना कहे, तो हमको लगता है कि देखो क्या बात हो गई. ठीक है, तो शायद उसको भी गुड मॉर्निंग ना कहा गया हो. और जिस एम्प्लॉयर ने उसको गुड मॉर्निंग नहीं कहा हो सकता है उस एम्प्लॉयर ने गुड मॉर्निंग इसलिए नहीं कहा हो क्योंकि उसको उसकी वाइफ ने बहुत ज़्यादा सुना दिया हो, और उसकी वाइफ ने उसको इसलिए सुनाया हो क्योंकि उसकी वाइफ के साथ किसी ने बुरा बर्ताव किया हो, कुक ने बर्ताव किया हो, और कुक के साथ भी किसी ने बर्ताव किया हो, और कुक के साथ भी जिसने कुक के साथ बुरा बर्ताव किया हो उसके साथ भी किसी ने बुरा बर्ताव किया हो. सो यहाँ पर गार्डनर साहब कह रहे हैं कि वी इन्फेक्ट द वर्ल्ड विद आर इल मैनर्स, इल ह्यूमर्स. बैड मैनर्स probably do more poison to the stream of general life than all the crimes in the calendar. तो ये बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने. लॉ कैन नॉट कंट्रोल और गवर्न आर स्पीच एंड मूड. तो यहाँ पर गार्डनर साहब क्लियर कर देते हैं कि हमारे जो बैड मैनर्स हैं वो सब कुछ इन्फेक्ट कर रहे हैं, सब कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, और यहाँ पर लॉ प्रोटेक्ट नहीं कर सकता. मैं अपने असिस्टेंट को झाड़ दूँ, उसको डांट दूँ,
तो यहाँ पे लॉ आएगा नहीं कि मैंने क्यों डांट दिया। यस, हाँ, जब तक मैं उसको फिजिकली अटैक ना करूँ या मैं उसको उसकी मान हानि ना करूँ सबके सामने, तब तक लॉ मुझे कुछ कर नहीं सकता। तो यहाँ पर अगले पैराग्राफ में बताते हैं कि हमको क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए। तो वो बताते हैं कि दो खूबसूरत वर्ड हैं जो कि हमें बचा सकते हैं, इस दुनिया को बचा सकते हैं, हमारे दिन को बचा सकते हैं। तो द फर्स्ट इज प्लीज एंड द सेकंड इज थैंक यू। ये दो शब्द तीन काम करते हैं। फर्स्ट, एक्नॉलेजमेंट ऑफ सर्विस। एक्नॉलेजमेंट ऑफ सर्विस, किसी ने आपको सहायता की है तो आप थैंक यू बोलते हो, प्लीज कहते हो। तो आप उसने जो आपके लिए कार्य किया है आप उसको रिकॉग्नाइज करते हो, आप कहते हो जी हाँ, आप अपना अनुग्रहण प्रकट करते हो। सेकंड बताते हैं, गार्डनर साहब बताते हैं, दे आर द लिटिल कर्टसीज बाय विच वी कीप द मशीन ऑफ लाइफ ऑयल्ड एंड रनिंग स्वीटली। वो कंपेयर करते हैं कि जैसे हम दरवाजे में या ऑयल डालते रहते हैं, गाड़ी में ऑयल डालते रहते हैं। क्यों डालते हैं? ताकि चिकनाई बनी रहे, वो जो है वो अपना काम ठीक से करने लगे और तेल से वो गाड़ी चलते रहे। तो ये जो दे आर द लिटिल कर्टिसीज, ये वैसे तेल का काम करते हैं जिससे हमारे रिश्तों में चिकनाई बनी रहे, ठीक है, कोई फ्रिक्शन ना हो, कोई दरार ना हो। तो ये प्लीज़ और थैंक यू उसका काम करते हैं। और तीसरा और सबसे सरल बात उन्होंने कही है कि यू विल गेट योर वर्क डन विथ विलिंगनेस एंड गुड फीलिंग इंस्टेड ऑफ रिसेंटमेंट। आप किसी को ये भी कह सकते हो कि चल भाई काम उठा करके दे, तेरा काम है ये, चल साफ कर इसको। और आप ये भी कह सकते हो कि प्लीज़ आप इसे साफ कर दीजिए। दोनों में फ़र्क पड़ता है। पहले सेंटेंस में आप उसको हर्ट करोगे, अब वो काम करेगा क्यों? कि हो सकता है उसका काम हो। यस, आप किसी स्टूडेंट को कहते हो चला खड़े उठ करके इधर आ और अपना होमवर्क दिखा, अब दिखाएगा ही बेचारा, बिकॉज यू आर द टीचर एंड ही विल हैव टू कंप्लाई विद योर ऑर्डर्स। लेकिन जब आप प्लीज शब्द का इस्तेमाल करते हो अपने जूनियर्स के लिए, किसी के लिए भी, अपने सीनियर्स के लिए, तो एक विलिंगनेस आती। सो दीज टू वर्ड्स आर रियली इंपॉर्टेंट। जो काम प्यार से हो जाता है वो फिर प्यार से ही होना चाहिए। फिर उसमें रिजेंटमेंट क्यों लानी, क्यों उसमें गुस्सा डालना, और अपना क्या जाता। और इन जो पॉइंट्स को उन्होंने बताया है प्लीज़ और थैंक यू का, तो उन्होंने इसको आगे के पैराग्राफ्स में भी एक्सपाउंड किया हुआ है, फैलाया है। कैसे फैलाया है, आगे बढ़ते हैं। उन्होंने बताया कि स्टोरी ऑफ अ बस कंडक्टर, पोलाइट बस कंडक्टर। उन्होंने पोलाइट बस कंडक्टर बोला है, तो उन्होंने थोड़ा सा पहले क्लियर किया है कि पोलाइट शब्द से आप थोड़ा नाराज मत होना। क्यों ना होना? क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि बाकी बस कंडक्टर खराब होते हैं। वो कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द बस कंडक्टर्स आर वेरी पोलाइट। बस कुछ ही जो बहुत कम होते हैं वो इम्पोलाइट होते हैं। उन लोगों के लिए हर आदमी दुश्मन होता है। उन लोगों के लिए हर बस में चढ़ा हुआ बिना टिकट का चढ़ा हुआ होता है। उन लोगों के लिए हर कोई आदमी जो टिकट खरीदेगा वो गुस्से से ही टिकट खरीदेगा। लेकिन इस तरह के लोग कम होते हैं। तो और वो अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी का भी थैंक यू करते हैं, जो मेक श्योर करती है कि जितने भी जो बस को भी कंट्रोल करती है, फॉर मेकिंग देयर एम्प्लॉयज मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ सिविलिटी। सो ही इज मेकिंग श्योर फैमिली दैट ही हैज नो रिमोर्स अगेंस्ट द क्लास ऑफ बस कंडक्टर्स। जैसा कि मैंने बताया कि गार्डनर साहब ने क्लियर कर दिया है कि उनके दिमाग में, दिल में बस कंडक्टर्स के खिलाफ कुछ भी नहीं है। ही इज जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। तो वो एक बार बस में सवारी कर रहे थे। जब टिकट खरीदने की बात आई तो उनके जेब में उन्होंने हाथ डाला होगा, तो जैसे उनको पैसे नहीं मिले। उन्होंने दो तीन बार और उन्होंने चेक किया, तो लेकिन फिर भी नहीं मिले। एंड फाइनली जब उनको नहीं मिले तो बस कंडक्टर के पास गए। उन्होंने सोचा कि बस कंडक्टर अब बस रोकेगा नेक्स्ट स्टॉप पे, इनको निकाल देगा। लेकिन बस कंडक्टर ने ऐसा नहीं किया। बस कंडक्टर ने उनसे पूछा कि आपको कहाँ तक जाना है, उसका टिकट बनाया और ये भी कहा कि कोई बात नहीं, जब हम अगली बार मिलेंगे तो पैसे तब दे देना। लेकिन फिर क्या हुआ, जब वो अपनी टिकट लेकर के सीट पे बैठे तो उन्होंने देखा कि उनके जेब में ऑलरेडी ही एक टोकन है, एक सिक्का होगा। तो सिक्का दे दिया और बात वहीं पर इवन हो गई, बराबर हो गई। इसी बस कंडक्टर के साथ एक और वाकया होता है उनके साथ कि जब उनके
पैर पे उनका पैर पड़ जाता है, उन गार्डनर साहब के पैर पे बस कंडक्टर का पैर पड़ जाता है और गार्डनर साहब को गुस्सा आ जाता है। तो वापस मुड़ करके देखते हैं, कहते हैं कि ये कौन है। और जब वो मुड़ करके देखते हैं तो जिसने उनके पैर पे पैर रखा था वो स्माइल दे करके उनसे कहता है कि मुझे माफ़ कीजिए, मुझे पता है कि ये भारी जूते हैं, ये भारी जूते मैंने इसलिए ख़रीदे थे ताकि लोग मेरे पैर पे पैर रखें तो मुझे दर्द ना हो, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मेरी वजह से ही लोगों पे चोट लग रही है, तो मुझे माफ़ कीजिए कि मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको ज़्यादा चोट नहीं पहुंचाई होगी। तो जो ये वाक्य उन्होंने बोला, इस वाक्य में उन्होंने अपनी गलती भी मान ली और ये भी बताया कि क्यों खरीदे, इसमें कि पूरी कहानी क्या थी, एंड उन्होंने अपना फॉल्ट भी एक्सेप्ट किया। तो उससे गार्डनर साहब का गुस्सा एकदम शांत हो गया। तो इस आदमी के बारे में और क्वालिटी बताते कि बस कंडक्टर कैसा है। ही सेज विद ओल्ड पीपल ही वॉज कंसिडरेट एज अ सन। बूढ़े व्यक्तियों के साथ वो उनके बच्चे जैसा, उनके खुद की औलाद जैसा बिहेव करता था, रिस्पेक्ट के साथ। विद चिल्ड्रन एज सॉलिसिटस एज फादर। एंड इसके आगे वो बात बताते हैं कि बच्चों के साथ उसी तरीके से के साथ प्रेम दिखाता था जैसे उनका पिता उनके साथ दिखाता है वैसे। और ये भी बताते हैं कि वो बस कंडक्टर जब तक बस में रहता था, जब तक उसके साथ सवारी होती थी, पूरा वातावरण ही बदल देता था, वो पूरा वातावरण ही बदल देता था। तो बताना चाह रहे हैं कि जो गुड मैनर्स हैं वो भी वातावरण बदल देते हैं, एक प्योरिटी का, एक जोवियल वातावरण, एक खुशी का वातावरण ला देते हैं। सो उनका कहने का ये भी मतलब है कि चॉइस इज ऑलवेज विथ यू। चाहे आपका दिन कितना भी बुरा हो, चॉइस आपके हाथ में ही होती है। किसी ने मेरे से बुरा बर्ताव कर दिया और मैं उसको भी बोल दूं कि हाँ भाई तू भी ऐसा है, या फिर मैंने अपने जूनियर्स को दे दिया, मेरे पास चॉइस है कि मैं इस चेन को आगे ना बढ़ने दूं। तो फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जिस तरह से कीट्स ने कहा है कि जो अच्छा वेदर होता है मेरे लिए अच्छा होता है, तो बताना चाह रहे हैं कि जो गुड मैनर्स होते हैं वो एक सनी डे की तरह होते हैं। एक सनी डे ऐसा होता है कि यूरोप में कभी कभी ही सूरज बाहर आता है, या बाकी दिन क्लाउड्स रहते हैं, और जब सूरज आता है हफ्ते 10-15 दिन में एक बार, तो वो गर्मी लाता है, और जो भी ठंडे लोग हैं वो धूप सेकते हैं और दे फील वेरी वार्म। जैसे सर्दियों में सूरज आता है ना, तो हमको कितना अच्छा लगता है धूप सेकते हुए, तो वैसे ही कहते हैं कि गुड मैनर्स वैसे ही होते हैं, सर्दियों की धूप की तरह। देन वो एक आगे का एग्जाम्पल देते हैं। वो बताते हैं कि जब वर्ड्सवर्थ अपनी पोएम में कई सारी नेचुरल चीज़ों से सीख सकते हैं, तो हमको भी इस बस कंडक्टर से बहुत कुछ सीखना चाहिए। और अंत में वो लिफ्टमैन के पास वापस आते हैं। वो लिफ्टमैन के पास वापस आते हैं, वो बताते हैं कि वो पुराने टाइम के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि यार ये लिफ्टमैन जो है ये ऐसा भी कह सकता था जिससे उसका बदला भी पूरा हो जाता और उसको कोई कानूनी दांव पेच भी नहीं खेलना पड़ता। वो बताते हैं कि इन दिस टाइम द लंडन स्ट्रीट्स वर विदाउट द पेवमेंट्स ऑफ टुडे एंड द मैन हु टुक द वॉल हैड द ड्राइस्ट फुटिंग। तो बताते हैं कि जो लंदन की जो पुराने ज़माने की स्ट्रीट्स थी उसमें कोई चारकोल या सीमेंटेड नहीं था, वो थी तो देयर वर नो पेवमेंट जिसमें लोग चलते हैं, तो इट वाज ऑल मड। तो बारिश होती तो कीचड़ ही कीचड़ हो जाता था। तो जो बंदा दीवार के क्लोज रहता था, मतलब दीवार से सट के चलता था, वो सबसे कम कीचड़ उसी में पड़ता था। तो जो द मैन हु टुक द वॉल हैड द ड्राइस्ट फुटिंग। तो एक आदमी ने, दो आदमी जा रहे थे, दो आदमी में एक आदमी चेस्टरफील्ड था। तो दूसरे आदमी ने चेस्टरफील्ड से कहा, आई नेवर गिव द वॉल टू अ स्काउंड्रल, आई नेवर गिव द वॉल टू अ स्काउंड्रल। तो चेस्टरफील्ड कहते हैं, लेकिन मैं जरूर देता हूं, आई ऑलवेज डू। और वो दीवार से हट जाते हैं, उसको दीवार दे देते हैं, मतलब तू ही स्काउंड्रल है। लेकिन ना उसने ये कहा कि तू स्काउंड्रल है, तू ऐसा क्या कर देगा, मैं ऐसा कर दूंगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू जानता नहीं मेरे को। नो नो नो, ही जस्ट सेड थ्री वर्ड्स, आई ऑलवेज डू, stepping with a bow into the road. I hope the liftman will agree
that his revenge was more sweet than if he had flung the fellow into the mud. तो आखिर में वो यही कहते हैं कि लिफ्टमैन भी अगर इस कहानी को सुनेगा तो वो भी एग्री करेगा कि ये जो 3 वर्ड हैं आई ऑलवेज डू, ये उससे कहीं बेहतर है. किससे बेहतर है? कि फेलो को कीचड़ में धक्का दे दिया. तो यहाँ पर ही ऐसे ख़त्म होता है. मैंने इसके जो मुख्य पॉइंट्स हैं वो मैंने आपसे शेयर किए. एंड अगर आपको ये ऑडियो लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा. एंड खुद इस ऐसे को पढ़िएगा. बहुत ही कमाल का ऐसे है. और सोचिएगा कि आपकी लाइफ में कब कब ऐसी चीज़ें आई जब आपको लगा कि यार सामने वाला मुझे बड़ा प्रोवोक कर रहा है, मैं इसको जवाब दे दूं, लेकिन आपने अपने आप को संयमित रखा, आपने तब जवाब नहीं दिया. एंड बाद में एवरीथिंग बिकेम नॉर्मल विद दैट पर्सन ऑल्सो. तब आपको लगा कि अच्छा किया कि मैंने इसको पलट के जवाब नहीं दिया. या आपने जवाब दे दिया, फिर आपको लगा कि जवाब नहीं भी देता या जवाब किसी और ढंग से देता तो ज़्यादा फायदे में रहता. सो विद दिस आई एंड दिस लेक्चर. एंड मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.